हेलो गाइस, आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सीखने से हमें क्या क्या पता चलेगा। एक तो ज्योमेट्री के बारे में पता चलेगा, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता चलेगा, शेप का पता चलेगा, मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल का पता चलेगा, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का पता चलेगा। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से हमें ये सारी चीज़ों का पता लग सकता है, इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सब अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो और सेम एटम से हो। सेम एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी, उनकी मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग होने के बाद नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे हैं और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट होंगी। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब है, ऑर्बिटल्स आते हैं हमारे पास, एस ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स। सो जिनकी नियरली एनर्जी सेम होगी या एनर्जी डिफरेंस जिनमें कम होगा, वो एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। सो मिक्सिंग का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल्स अपना एस करेक्टर शेयर कर रहे हैं पी ऑर्बिटल्स के साथ, और पी ऑर्बिटल्स अपना पी करेक्टर शेयर कर रहे हैं एस ऑर्बिटल के साथ। sp मिक्सिंग अगर होगी, sp डी मिक्सिंग भी हो सकती है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स अपने करेक्टर शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब ये मिक्स क्यों हो रहे हैं, ये अपना करेक्टर शेयर क्यों कर रहे हैं, इनसे उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है? अगर हम एस ऑर्बिटल्स की बात करें, कुछ अच्छी चीज़ें लेना चाहेंगे ये एक दूसरे से। सो एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल हैं, नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। अब नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जब ये पी ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज हो जाएगा या पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएगा तो इसको डायरेक्शनल नेचर मिलता है। मीन्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। सो एस ऑर्बिटल मिक्स क्यों हो रहा है? डायरेक्शनल नेचर गेन करने के लिए। अब p या d ऑर्बिटल्स मिक्स क्यों होंगे s ऑर्बिटल के साथ? क्योंकि अगर आप d ऑर्बिटल देखो तो d ऑर्बिटल स्टेरिकली यहाँ पे लोब्स के बीच में स्टेरिकली हिंड्रेंस होगी। ठीक है, अब ये स्टेरिकली हिंड्रेंस लेस हो जाती है जब s मिक्सिंग होगी। ठीक है, सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होंगे वो लेस स्टेरिकली हिंड्रेड होंगे, जिसकी वजह से इनको भी d ऑर्बिटल्स को भी स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो इसलिए एक्चुअली मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि एक दूसरे की अच्छी बातें लेना। हमने बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी ये चेक करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे लोब्स अनइक्विवेलेंट होंगी। यहाँ पे लोब्स क्या होंगी? अनइक्विवेलेंट लोब्स होंगी। अनइक्विवेलेंट लोब्स का मतलब क्या है कि जो बड़ी लोब है उसके पास लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये क्या है? लार्ज लोब है और इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और जो स्मॉल लोब है इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शनल नेचर के हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या हैं? डायरेक्शनल नेचर के हैं। अब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है? बॉन्ड फॉर्म होगा।
ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनकी लार्जर जो बिगर लोब्स हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिन लोब्स के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पे बॉन्डिंग होगी। ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स यहाँ पे अब इफेक्टिव ओवरलैप हो रही है, इफेक्टिव ओवरलैप हो रही है। अब इफेक्टिव ओवरलैप का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा। इफेक्टिव ओवरलैप से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो ओवरलैप होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस क्या हैं हम ये चेक करेंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सॉरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं, हाइब्रिडाइजेशंस के लिए कंडीशंस क्या हैं, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं या फिर कंबाइन हो सकते हैं। सो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो, ऑर्बिटल्स शुड हैव लेस एनर्जी डिफरेंस, वही ओवरलैप करेंगे, लेस एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, एंड ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमिट्री, ऑर्बिटल की सिमिट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, शुड हैव सेम सिमिट्री। देखो हमने बोला कि एस पी की मिक्सिंग हो सकती है। सो एस ऑर्बिटल की और पी एक्स ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है। सो हमें क्या मिलेगा, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगी वहाँ पे। अगर एस और दो पी ऑर्बिटल्स मिक्स करें, पी एक्स या पी वाई, तो हमें क्या मिलेगी, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। अगर एस जो हैं वो तीन पी ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, पी एक्स पी वाई आएंगे और यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। तो ये एस है एंड यहाँ पे पी के तीनों ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है। यहाँ पे इसमें एक s आएगा एंड p के दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगी और यहाँ पे हमें s और p2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें, परसेंटेज s करेक्टर चेक कर सकते हैं। सो परसेंटेज s करेक्टर देखो, sp हाइब्रिडाइज पे ये क्या होगा, 50% होगा और ये भी 50% होगा। सो यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर कितना आ गया, 50% आ गया, और परसेंटेज p करेक्टर भी कितना है, 50% आ गया। अगर यहाँ पे देखें तो परसेंटेज s करेक्टर जो होगा वो 33.3% होगा और परसेंटेज p करेक्टर 66.3% होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें सो परसेंटेज p करेक्टर s करेक्टर कितना आ गया, 25% आ गया और परसेंटेज p करेक्टर कितना होगा, 75% होगा। ये हम s करेक्टर देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से पता चल गया कि परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा। हम मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर परसेंटेज s करेक्टर और बॉन्ड एंगल के बीच में रिलेशंस हम मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज रिलेशन बिटवीन परसेंटेज s करेक्टर एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, सो इसके पास हमारे पास मैथमेटिकली एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। सो न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकता है ये, cos थीटा इज इक्वल टू -s/p विच इज इक्वल टू, ये s करेक्टर का पता चल जाएगा यहाँ से हमें,
S अपॉन S माइनस वन, ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। P माइनस वन अपॉन P आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल लेके मैं अगर आपको बताऊं कि एंगल जो है, यहाँ पे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है वाटर, OH एंड H, इसके बीच में आपके पास एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री, 105 डिग्री। अब आपको परसेंटेज S करेक्टर निकालना है OH बॉन्ड का, ठीक है। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज S करेक्टर निकालना है OH बॉन्ड का, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप क्या करोगे? फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू, यहाँ पे S करेक्टर निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, cos थीटा इज इक्वल टू S अपॉन S माइनस वन, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 105 डिग्री, और cos 105 डिग्री होता है माइनस 0.26 इज इक्वल टू S अपॉन S माइनस वन। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू 0.26 अपॉन 1.26, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.20। अगर हमने परसेंटेज निकालना है ये, तो ये कितना आ गया? 20% आ गया। सो OH, एक OH बॉन्ड में परसेंटेज S करेक्टर कितना है? 20% है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ S करेक्टर इन वन लोन पेयर। अब यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है, और आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे लोन, ये कैसे आए हैं ये भी हम हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट फर्दर जैसे जैसे पढ़ेंगे, आपको वाटर की शेप, उसमें कितने लोन पेयर्स हैं, क्या है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने अभी बता दिया आपको, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, और अगर यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज S करेक्टर फाइंड आउट करना है, करेक्टर फाइंड आउट करना है किसका? वन लोन पेयर का, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज S करेक्टर फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे OH बॉन्ड का, ये कितना है? 20%। अब 2 OH बॉन्ड है तो इसका भी कितना होगा? 20% ही होगा, ठीक है। सो बॉन्ड्स में परसेंटेज S करेक्टर कितना आ गया? 40% आ गया, ठीक है। सो अब बाकी कितना बचा? 100 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 60% बचा, ठीक है। तो हमारे पास लोन पेयर भी कितने हैं? 2 हैं, तो इनको डिवाइड कर दो 2 से, तो एक लोन पेयर में परसेंटेज S करेक्टर कितना होगा? 30% होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल सिमिलर टू NH3 विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, हाउ मच परसेंटेज P करेक्टर इज प्रेजेंट इन लोन पेयर। अब मॉलिक्यूल किसके सिमिलर है? NH3, मीन्स वहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। सो वहाँ पे हमें परसेंटेज P करेक्टर निकालना है। सो परसेंटेज P करेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू P माइनस वन अपॉन P, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कॉस, और ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज P करेक्टर किसका निकालेगा? बॉन्ड्स के बीच का निकालेगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे परसेंटेज P करेक्टर लोन पेयर का निकालना है, ये बात याद रखनी होगी, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स का आएगा उससे हम क्या करेंगे? 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री दी हुई है, इज इक्वल टू P माइनस वन अपॉन P। कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, 0 इंटू P इज 0 इज इक्वल टू P माइनस वन। सो P की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, मतलब P जो है वो 100% है। बॉन्ड्स में P करेक्टर 100% है। 100% का क्या मतलब हुआ कि अगर परसेंटेज P करेक्टर हमने लोन पेयर में निकालना है तो वो 0% आ गया। अब 0% का क्या मतलब है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, नो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे जहाँ पे
हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही होगी, और उस मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होती क्यों है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये एटम्स दिए हुए हैं, अब ये एटम्स के बीच में रिपल्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन होगी। सो हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल्स के एटम है वो एक दूसरे को ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं जहाँ पे लेस रिपल्शन हो, मतलब ऐसी शेप वो अटेन कर लेंगे जहाँ पे लेस रिपल्शन हो। यही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। बट अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, क्या है, सेंट्रल एटम आ गया ये बड़ा, और सराउंडिंग एटम्स छोटे छोटे आ गए, ये सराउंडिंग एटम छोटे छोटे आ गए। अब ये छोटे छोटे सराउंडिंग एटम्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे तो रिपल्शन होगी ही नहीं, नो रिपल्शन। अगर रिपल्शन ही नहीं हो रही है तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगी, नो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और ड्रैगो मॉलिक्यूल्स के लिए कंडीशंस क्या होंगी, सबसे पहले वो देख लेते हैं कंडीशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, ये क्या है, सेंट्रल एटम है, इसका साइज हमें बड़ा चाहिए। सो कंडीशन में क्या कंडीशन आई, फर्स्ट लार्जर या बिगर सेंट्रल एटम, फर्स्ट कंडीशन आ गई सेंट्रल एटम, ठीक है। बिगर सेंट्रल एटम का क्या मतलब है कि ये या तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या फिर थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, फोर्थ फिफ्थ पीरियड का हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि स्मॉल सराउंडिंग एटम्स जो है उनका साइज स्मॉल होना चाहिए, सराउंडिंग एटम्स, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेस होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, सो एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजन टाइप एटम्स। थर्ड हमारे पास आता है कि लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कोई मॉलिक्यूल इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा। और अगर मैं इसमें एग्जाम्पल बताऊँ आपको तो एग्जाम्पल आ जाते हैं PH3, ASH3, SbH3, BiH3, H2SE, H2TE। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल। ऑफ ड्रैगो कंपाउंड्स। देखो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स तो क्या है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड स्पेलिंग गलत होगी, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 90 डिग्री के, ठीक है। बॉन्ड एंगल एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के आसपास होगा। अब यहाँ पे थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या आती है कि इसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीकर होते हैं। क्यों वीक होंगे अब,
क्योंकि यहाँ पे देखो बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ओवरलैपिंग हो रही है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, सो वो वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है। सो बॉन्ड्स आर वीक। ठीक है, सो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। सो एप्लीकेशन में क्या होता है कि ड्रैगो मॉलिक्यूल्स एक्ट कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बी आई, देखो गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, अगर बी आई H3 की बात करी जाए, सो यहाँ पे जो बी आई एच बॉन्ड है ये वीक होगा। ये वाला बॉन्ड क्या है, अब वीक है। अगर ये बॉन्ड वीक है तो ईजिली H नेगेटिव दे सकता है। ठीक है, सो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता जाएगा। सो वैसे ही इनका रिड्यूसिंग करेक्टर जो है, रिड्यूसिंग एजेंट का करेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है बेसिसिटी की। बेसिसिटी की अब देखो, अगर हमने कंपेयर करना हो NH3 और PH3 की बेसिक करेक्टर, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो इन दोनों के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम जर्नली अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट, ड्रैगो रूल वाला कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देगा। तो बेसिक कौन होना, ज़्यादा कौन होना चाहिए, PH3 ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, बट ये इनकरेक्ट है। NH3 मॉलिक्यूल ज़्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू PH3। क्यों होता है, अब PH3 में जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर क्लोज टू न्यूक्लियस। अगर वो क्लोज है न्यूक्लियस के तो वो अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर। एस करेक्टर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम परसेंटेज एस करेक्टर बोलते हैं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन हाइब्रिडाइजेशन में 50% है, तो हम बोलते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर भी 50% है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे परसेंटेज एस करेक्टर 33.33% है। मीन्स percentage s character means contribution of s orbital in hybridization। sp3 हाइब्रिडाइज में लाइकवाइज हम बोलेंगे कि 25% s ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर होगा उतना ही ऑर्बिटल क्लोज होगा न्यूक्लियस के। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशंस देखेंगे परसेंटेज s करेक्टर की। सो परसेंटेज एस करेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा। अगर न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी और बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और ये बॉन्ड एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई परसेंटेज एस करेक्टर, और इन एप्लीकेशंस को
हम देखते हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर्स को देख के स्पीसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक क्या होंगी, परसेंटेज एस फाइल होंगी एंड एक होंगी परसेंटेज एस हेडर। परसेंटेज एस फाइल, फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, एंड एक होंगी परसेंटेज एस हेडर। सो परसेंटेज एस फाइल में हमारे पास आते हैं लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स। अब बॉन्ड पेयर्स में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड सभी आ सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, सो परसेंटेज एस फाइल की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में होती है, देन आपके पास लोन पेयर आते हैं, देन आपके पास डबल बॉन्ड्स आते हैं एंड देन आपके पास सिंगल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस का कंपैरिजन के अगर क्वेश्चंस करने हो सो आप इजीली कर सकते हो। परसेंटेज एस हेटर कौन सी स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज परसेंटेज एस हेटर होती हैं। इस क्वेश्चन में हमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है। परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करेंगे। हमें पता है जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होता है, देन आपके पास लोन पेयर होते हैं, देन आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं एंड उसके पास आपके पास सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखो, इसमें ए ट्रिपल बॉन्ड सी है, मीन्स ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। ये वाला बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं। सो जितने ज़्यादा ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को खींचेंगे सो वहाँ यहाँ पे उतना ही कम होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पे जितना इंक्रीज होगा इस बॉन्ड में, जितना ये बॉन्ड अपनी तरफ खींचेंगे, ए सी ट्रिपल बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर को, उतना ही कम होगा इन बॉन्ड्स पे परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लेस आ गया। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर का कंपैरिजन करें, मींस यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ये ज़्यादा पुल करेगा अपनी तरफ एज कंपेयर टू दिस। सो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा कम पुल करेगा लोन पेयर। सो जितना कम इंक्रीज होगा उतना ही कम डिक्रीज होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स में। ठीक है, और यहाँ पे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल देखना है। सो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अल्फा 3 सबसे कम होगा बॉन्ड एंगल, देन हमारे पास अल्फा 2 आ जाएगा, देन हमारे पास अल्फा 1 आ जाएगा। अल्फा 1 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। इसको अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2 मान लो। ठीक है, अब लोन पेयर तो दोनों में एक एक लोन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो परसेंटेज एस हेटर होते हैं। ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को अपनी तरफ पुल नहीं करेंगे। ठीक है, मीन्स ये वाला जो है वो लोन पेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये तो हमें पता ही है। बट ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को लेस पुल करेंगे, लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा यहाँ पे। अगर लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर है सो अल्फा 2 भी लेस होगा। ठीक है, अल्फा 1 ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्फा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब दो लोन पेयर्स है। लोन पेयर्स मीन्स लोन पेयर्स ज़्यादा पुल करेंगे परसेंटेज एस करेक्टर को अपनी तरफ। सो इन लोन पेयर के पास परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ये परसेंटेज एस करेक्टर को उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा, उतनी ज़्यादा पुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही डिक्रीज होगा परसेंटेज एस करेक्टर। हमें बॉन्ड एंगल ये वाला कंपेयर करना है, उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड एंगल कम होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे इस बॉन्ड में या फिर इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो कम डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, सो ये एफ है हमारे पास। देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये बॉन्ड है सी एच एंड सी एफ बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, परसेंटेज एस हेटर है, दैट मीन्स ये परसेंटेज एस करेक्टर को अपनी तरफ कम खींचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो लेस होगा। अगर हमें बॉन्ड एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा 1 बोल दो, अल्फा 2 बोल दो, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर लेस होगा। सो यहाँ पे इस बॉन्ड में परसेंटेज, ये इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर मोर होगा। ये परसेंटेज एस करेक्टर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस खींचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है दैट मीन्स अल्फा 2 भी ज़्यादा होगा। परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड एंगल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, पहले हम क्या करते थे कि बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम्स की या फिर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख के चेक करते हैं। बट यहाँ पे देखो परसेंटेज एस करेक्टर, क्योंकि एटम्स सेम है, सराउंडिंग एटम्स सेम है, दोनों में ही सेम है, सो परसेंटेज एस करेक्टर दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे भी परसेंटेज एस करेक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल है, अगर यहाँ पे हम अल्फा 1 लेते हैं और इसको अल्फा 2 देते हैं, सो अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वल होंगे, ये बॉन्ड एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हमें सी सी बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। सो अगर यहाँ पे देखिए इस पार्ट में सी एफ बॉन्ड है, एफ इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो परसेंटेज एस हीटर है, ये मीन्स यहाँ पे इन सी एफ बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा, सारे ही सी एफ बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम है सो ये सी सी बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही इंक्रीज होगा। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा और परसेंटेज एस करेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो इसीलिए D1 बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एंड D2 बॉन्ड लेंथ कम होगी। D2 बॉन्ड लेंथ क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज़्यादा है। किसकी वजह से परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें OO बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। अगेन यहाँ पे देखो OF बॉन्ड है, F इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मीन्स ये परसेंटेज एस करेक्टर हेटर होगा। सो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है दैट मीन्स D2 बॉन्ड लेंथ कम होगी और D1 बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। सो ये हमने परसेंटेज एस करेक्टर को देख के बॉन्ड लेंथ का भी कंपैरिजन कर लिया एंड बॉन्ड एंगल का भी कंपैरिजन कर लिया। अब हमने देखना है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर कोई SPI टाइप हाइब्रिडाइजेशन है, सो अगर आपके पास कॉस थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/i। SPI टाइप मीन्स SP1, SP2, SP3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टीरिक नंबर का। स्टीरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ V + M + A - C। अब V क्या है? V
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, ये वैलेंसी नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट हमारे पास एम आता है, एम नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम्स है। एम क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम। मोनोवैलेंट साइड एटम्स ही आपको लिखने हैं इस फॉर्मूले में। अगर आपके पास डाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट्स आते हैं तो उनको नहीं लिखोगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट प्लस ए का मतलब अगर मॉलिक्यूल में नेगेटिव साइन है तो हम उसको ऐड करते हैं, और अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जितने नेगेटिव साइन होंगे, जितने पॉजिटिव साइन होंगे, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है और स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो आप स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं होते हैं, यह बात आपको याद रखनी है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं, लोन पेयर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर स्टीरिक नंबर 2 आता है या 3, 4 जितने भी स्टीरिक नंबर कैलकुलेट फॉर्मूले में डाल के स्टीरिक नंबर हमने कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हमने देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है शेप से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछा जाता है, और कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं ज्योमेट्री में, ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर स्टीरिक नंबर 2 आता है हमारे पास, 2 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। एक एस का ऑर्बिटल होगा और एक पी का ऑर्बिटल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? एस एंड पी जेड। हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री लीनियर आएगी। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है मीन्स 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, s प्लस पी एक्स प्लस पी जेड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और यहाँ पे ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड स्टेरिक नंबर 4 हो, 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो एक एस के ऑर्बिटल होंगे, 3 पी के ऑर्बिटल होंगे। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्बिटल इन्वॉल्व है पी एक्स पी वाई पी जेड और एक एस का ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर स्टीरिक नंबर 5 आता है सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखो आउटर डी ऑर्बिटल कौन से मॉलिक्यूल में की हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, वो देखा जाता है। ये बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम देख लेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो उसमें dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। एक s और 3p के ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे देखो स्टीरिक नंबर 5 है, 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, सो sp3 4 ऑर्बिटल्स तो हो गए, ठीक है। मीन्स एक s का और 3p के ऑर्बिटल्स तो दोनों में आएंगे, बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपके पास स्क्वायर पिरामिडल होती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो आपके पास dx² माइनस y², अगर स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो आप याद रखना dx² माइनस y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। और अगर आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, अब हमने स्टेरिक नंबर अगर आपके पास 6 आता है तो 6 में sp मतलब 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ये तो 4 ऑर्बिटल्स हो गए, 2 और ऑर्बिटल्स आएंगे तो d² का ऑर्बिटल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि नॉन एक्सियल डी के नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, डी एक्स वाई या डी वाई जेड। यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सियल डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, dz² प्लस dx² माइनस y²। और यहाँ पे जो आपके पास ज्योमेट्री आती है वो ऑक्टाहेड्रल है। अब ये जो स्टीरिक नंबर 6 है, यहाँ पे डी के 5 ऑर्बिटल्स और एक एस का ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करके हाइब्रिडाइजेशन sd5 फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे 5d के ऑर्बिटल्स होंगे, एक s का ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होती है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर स्टीरिक नंबर 7 है, 7 मीन्स sp ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे और d के यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 4 + 3 7 स्टीरिक नंबर आ गया, 7 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पे भी गलती ये हो जाती है कि हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ले लेते हैं कि dxy 3 ऑर्बिटल तो हैं, dxy dyz एंड dzx, तो दिमाग में यही आता है कि वही 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, बट यहाँ पे देखो एक्सियल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं dz² dx² - y² एंड एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है dxy। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है। और यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री आती है पेंटागनल बाइपिरामिडल आती है। नेक्स्ट अगर स्टीरिक नंबर 8 हो, सो हमारे पास sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे भी देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये याद रखना है आपको, जैसे हमने यहाँ पे करा था 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती थी, वैसे ही यहाँ पे भी 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे देखो एक बारी में तो तीनों नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर से याद रख लो, स्क्वायर है तो dx² + y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे है यहाँ पे भी अगर स्क्वायर था तो dx² - y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, और यहाँ पे भी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, dx² - y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। जहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर पिरामिडल आया या स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक आ गया, सो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि dx² - y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। और डोडेकाहेड्रल में dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद अगर स्टीरिक नंबर 9 आता है तो 9 में तो p के भी सारे ऑर्बिटल आ गए, d के सारे ऑर्बिटल आ गया, एक s का ऑर्बिटल आ गया, और हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री जो आती है वो मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सो यहाँ पे हम स्टीरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम या कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, सो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, मीन्स स्टीरिक नंबर आपके पास 3 आ गया, लोन पेपर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, सो स्टीरिक नंबर 3 आ गया। सो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी, 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब यहाँ पे हम देखो ये वाले कार्बन की अगर यहाँ पे 6 कार्बन है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। सो एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आ जाएगा। और स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3 है स्टीरिक नंबर, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा बॉन्ड्स 3 प्रेजेंट है, सो स्टीरिक नंबर 3 आ गया, मीन्स यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये ऑक्सीजन की अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। सो स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया आपके पास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, अब 2 है, सो यहाँ पे स्टीरिक नंबर 4 आ जाता है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। अब हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, सो C3O2 है, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगा। आप C3 देख लो, C3 आगे और उसके बाद O2 आ जाएगा, C3 आगे, और उसके बाद हमने ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये O2 आगे। अब यहाँ पे हमें वैलेंसी पूरी करनी होगी कार्बन की, तो 3 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, स्ट्रक्चर आता है C3O2 का। अब हमें जैसे इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे देखो स्टीरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। सो यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स है,
और अगर इस कार्बन के पास भी बात करें तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन की भी बात करें तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। सो सारे कार्बन की यहाँ पे 2 स्टेरिक नंबर का मतलब 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगी। नेक्स्ट, अब कहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करते हैं ये देखना है। तो जब आपके पास सेंट्रल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास Mn है, तो ये वाला स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास स्टेरिक नंबर अगर हमने फाइंड आउट करना है, स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट है, सॉरी ऑक्सीजन तो डायवैलेंट है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। सो यहाँ पे 1/2, कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है। सो यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शनल आ गया, पॉइंट्स में आ गया स्टेरिक नंबर। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन सेंट्रल एटम मोर देन 1, ठीक है, जब जैसे हमने बेंजीन का केस लिया था, तो बेंजीन के केस में हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। सो यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। उसके बाद ड्रैगो मॉलिक्यूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो जैसे PH3 है, H2S है, H2S है, ये ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास स्टेरिक नंबर ग्रेटर देन 7 आते हैं, तो वहाँ पे भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं। सो यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, जब सेंट्रल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। जब सेंट्रल एटम मोर देन 1 हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। जब कोई मॉलिक्यूल ड्रैगो मॉलिक्यूल हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। एंड स्टेरिक नंबर अगर ग्रेटर देन 7 आता है तब भी ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले BF3, ठीक है, BF3 बोरोन सेंट्रल एटम है यहाँ पे। सो फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला आप लिखो, हाफ आ जाएगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। और अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट साइड एटम, ये मोनोवैलेंट साइड एटम है। सो कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम है, 3 है। सो 3 + 3 आ गया यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 आएगा, 6/2, 3 आ जाएगा, 3 स्टेरिक नंबर 3 मीन्स 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। सो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पे ये, तो अगर हम देखें क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। सो सेंट्रल एटम हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आ गए साइड एटम्स 2, और यहाँ पे कैटायन है तो -1 आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें सो ये 8 आ गया, 8/2 4 आ गया, मीन्स 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, सो अगेन सेंट्रल एटम क्लोरीन, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास 7 होंगे। नंबर ऑफ साइड एटम्स आ गए आपके पास, मोनोवैलेंट साइड एटम्स 4, -1 आ गया, सॉरी +1 आएगा अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे अगर देखें हम तो 12 आता है, ये 12/2 6 आता है। स्टेरिक नंबर आपके पास 6 आ गया, 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो sp3 देखो ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए और d के कितने 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखना है तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम है, दैट मीन्स यहाँ पे हम इनको इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं होगा, +1 लिखेंगे। सो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 6/2, 3 स्टेरिक नंबर आएगा। सो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
नेक्स्ट अब H3BO3, यहाँ पे बोरोन सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम हम कैसे देखते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखना है। अगर आपके पास आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो, वही सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, बोरोन। सो बोरोन के पास अब यहाँ पे हम स्टेरिक नंबर फॉर्मूला लगाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ गए। अब हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, सो यहाँ पे 3 ऐड होगा। ऑक्सीजन डायावैलेंट है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टेरिक नंबर 3 आता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होगी। एक्चुअल में ये जो ये कुछ ऐसा होता है, BOH थ्राइस। ठीक है, ये है मॉलिक्यूल। H3BO3 को ऐसे लिखते हैं हम, और OH जो है वो मोनोवेलेंट मॉलिक्यूल है। सो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3+3 ही आएगा, और आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे एक बात याद रखो, H2S ड्रैगो मॉलिक्यूल है, PH3B ड्रैगो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, इनकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अब हम देखेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल एटम के बीच में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन होगी, उससे रिलेटेड है ये कुछ थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बताती है, इसकी मेन पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, कैसे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब रिपेल क्यों करते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। हमने बोला कि कोई मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल्स के अराउंड ये जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, अब इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये क्या हो सकते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं और अनशेयर्ड भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, शेयर्ड भी हो सकते हैं और ये अनशेयर्ड भी हो सकते हैं। शेयर्ड का मतलब क्या है कि बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, और अनशेयर्ड का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड पेयर्स हैं, और अनशेयर्ड का मतलब क्या होगा कि लोन पेयर है। अब चाहे बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन होगी। अब ये मॉलिक्यूल ऐसी शेप अटेन कर देगा जिनसे इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, मीन्स डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा और रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी। यही VSEPR थ्योरी बताती है हमें। ठीक है, अब आपको रिपल्शन ऑर्डर यहाँ पे याद रखना है। सो रिपल्शन ऑर्डर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन ट्रिपल बॉन्ड में होगी, देन आपके पास लोन पेयर में आएगी, देन आपके पास डबल बॉन्ड में आएगी, एंड देन आपके पास सिंगल बॉन्ड में आएगी। ठीक है, सो ये रिपल्शन ऑर्डर है। एक्चुअली ये रिपल्शन ऑर्डर आपको बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे रिपल्शन ऑर्डर, ये आपके पास मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, रिपल्शन ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो हमने पता है रिपल्शन ऑर्डर, और ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको फर्स्ट मॉलिक्यूल बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सो रिपल्शन ऑर्डर अगर हम देखें, सो यहाँ पे फोर्थ में सबसे ज़्यादा होगा, देन आपके पास सेकेंड में आएगा, देन आपके पास थर्ड में आएगा, देन आपके पास फर्स्ट में आएगा, क्योंकि फोर्थ के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड के पास लोन पेयर आता है, लोन पेयर के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, देन डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आता है। ये रिपल्शन ऑर्डर आ गया। अब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। कौन से बॉन्ड एंगल का, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं AB बॉन्ड एंगल है, इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखो, अगर यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी और यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड एंगल कम होगा, लेस होगा।
रिपल्शन इन दोनों के बीच में ज़्यादा है। सो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे हो जाएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है उसके बाद यहाँ पे रिपल्शन होगी, देन आपके पास यहाँ पे होगी, देन यहाँ पे होगी। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, 4 आएगा, देन आपके पास 2 आएगा, देन आपके पास 3 आएगा, देन आपके पास 1 आएगा। ठीक है। सो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करने के क्वेश्चंस आपको आते हैं। सो उसमें आपको ये वाला रिपल्शन ऑर्डर चेक करना होगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है। हमें रिपल्शन ऑर्डर पता है, जहाँ पे लोन पेयर होगा वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे रिपल्शन कम होगी। सो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, रिपल्शन मोर है। अगर यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है तो ये वाला बॉन्ड एंगल लेस होगा। सो अल्फ़ा 1 लेस होगा और अल्फ़ा 2 ज़्यादा होगा। ठीक है। सो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, अगर आपको रिपल्शन का ऑर्डर पता है। ठीक है। सो रिपल्शन का ऑर्डर आपको याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होगी, देन लोन पेयर आएगा, देन डबल बॉन्ड आएगा, देन सिंगल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर VSCPR से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप अप्रोच क्या रखोगे। ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होगा सेंट्रल एटम। ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सेंट्रल एटम। जनरली जो सेंट्रल एटम होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होंगे वही आपको सेंट्रल एटम लेना है। सो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, सल्फर है और फ्लोरीन के 3 एटम है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज क्या हो सकते हो कि हमने नाइट्रोजन लेना है सेंट्रल एटम या फिर सल्फर लेना है। अब यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यही सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो आपको सीधा ही दिख रहा है, देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम होती है तो यही सेंट्रल एटम होगा। ऐसे ही अगर हम IF3 का एग्जांपल ले लेते हैं, सो IF3 के केस में भी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वही सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद आपको वैलेंस, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है। क्योंकि हमें स्टीरिक नंबर वाले फॉर्मूले में उसको देखना होगा, हाइब्रिडाइजेशन या शेप ज्योमेट्री हम वैसे ही फाइंड आउट करते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन से मोनोवैलेंट साइड एटम है और कौन से मोनोवैलेंट साइड एटम नहीं है। देन आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स से। उसके बाद आप ज्योमेट्री या फिर शेप पता कर सकते हो। ठीक है। अब ज्योमेट्री या फिर शेप, हम ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, दोनों सेम भी हो सकती है। ज्योमेट्री जर्नली सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स का एडिशन, मीन्स ज्योमेट्री में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इंक्लूड होते हैं, जबकि शेप में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही इंक्लूड होते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं, स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे लोन पेयर्स हमें दिखते नहीं है। तो जो शेप है उसमें लोन पेयर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, जो ज्योमेट्री है उसमें लोन पेयर्स इंक्लूड होते हैं। सो जो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप सेम भी हो सकती है। सेम कब होगी, जब वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल होगी, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होती है। ठीक है। इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरिक नंबर से रिलेटेड जितनी भी शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रीज क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज।